याद है ना? आपके भी जीवन में ऐसा अक्सर होता रहता है, आप पढ़ रहे होते हो, कोई बगल से एकदम से स्मार्ट से आके बगल में बैठ जाए, फिर दिमाग एकदम उधर ही लगा रहता है, ये कितनी अच्छी लग रही, कितनी ऑसम है यार। ऐसा होता रहता है, मतलब दिमाग में आता रहता है कि अरे ये तो कयामत है। अब कयामत जब दिमाग घूम रहा है तो पढ़ाई क्या होगी? वैसे ही हाल अकबर का था। अकबर के दिमाग में ये घूम रहा है, अरे वाह यार, जीजी बेगम क्या मस्त है, कितनी अच्छी लग रही है। और बैरम खां आगे समझा, अबे नालायक इधर देख ले, ये राजकाज समझ ले। लेकिन उसका दिमाग वहीं लगा है। चलिए आगे बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये पता किया कि हुमायूं मर चुका। हुमायूं मर गया तो उसकी बीबी ने कहा कि मैं तुम्हारा मकबरा बनवा दूंगी। यहाँ तक बात हुई थी, हम इतना समझे थे। और इसके पहले ये भी समझे थे कि अकबर पैदा हो चुका है, और उसकी पूरी लव स्टोरी भी समझे थे। हुमायूं कैसे 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 अकबर की मम्मी को अपने जाल में फंसाता है और शादी करता है। उसके बाद अकबर का जन्म जस्ट अगले साल ही हो जाता है। ये कहानी हमने यहाँ तक समझा था। इसके बाद हमने ये भी समझा था कि हुमायूं किस तरह से प्राप्त करता है दोबारा मुगल सिंहासन को। सरहिंद का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है ना, ये सरहिंद और मच्छीवाड़ा कहाँ है, तो ये भी हमने समझा था कि ये कहाँ है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में सब बता दिया था। और हुमायूं को मार भी दिया था। लेकिन आज जरूरत है कि हुमायूं को फिर से थोड़ा सा जिंदा कर दिया जाए, क्योंकि जिंदा करेंगे तभी ये कहानी आगे समझ में आएगी। तो चलिए हुमायूं को तब थोड़ा सा पढ़ते हैं जब वो जिंदा था। देखो, सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध जब 1555 में हुमायूं लड़ता है सूर शासकों से, क्योंकि शेरशाह सूरी के वंशज दिल्ली में शासन कर रहे थे, जब उनसे लड़ता है तो वो जीत जाता है। और जीत जाता है तो एक बार पुनः मुगल वंश को दिल्ली पर स्थापित कर देता है। यहाँ दिल्ली मिलेगी, दिल्ली पर, और दिल्ली और आगरा से इनका शासन चलता था। एक बार फिर से दिल्ली को स्थान, मतलब कि दिल्ली पे इनका शासन स्थापित हो जाता है। और निजाम सिक्का का नाम याद है ना, जिसे एक दिन के लिए दिल्ली का सुल्तान बनाए थे। पिछली वीडियो में सब चर्चा हुई है, आप देखे होंगे। अब आज आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी बड़ी रोचक है, बड़ी रोचक है, अगर देखोगे ना मजा आ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि जब ये राजा बना हुमायूं, तो हुमायूं राजा बना तो उसका जो मुख्य संरक्षक था, जिसे वो फारस से प्राप्त किया, बैरम खां। बैरम खां है तो उसका सब कुछ था, हुमायूं उसी के भरोसे सब कुछ करता था। तो उसने एक दिन ऐसे ही बैरम खां को बोला कि ये पंजाब वाला क्षेत्र काफी परेशान कर रहा है, मतलब इधर का क्षेत्र काफी परेशान कर रहा है, पंजाब अभियान करो, उसको जीतने की कोशिश करो। तो ये लोग पंजाब अभियान करने लगे, मतलब बैरम खां निकलने लगा। तो हुमायूं बोलता है बैरम खां से, ऐसा है कि ये जो अकबर बैठा रहता है यही नालायक अकबर, इसको भी ले जाओ, कुछ सीखेगा देखेगा, कल को इसको राजा बनना है, इसको भी ले जाओ, सिखाओ कुछ राजकाज के गुण सिखाओ, लड़ना सिखाओ, कैसे लड़ाई होता है, कैसे वहां का सिचुएशन होता है, कुछ झेलेगा, कुछ जानेगा, तब तो बहुत मेरे बाद एक गद्दी संभालेगा। इसको ले जाओ, नालायक को दिन भर यहीं बैठा रहता है, पबजी खेलता रहता है। तो जैसे बच्चे दिन भर फालतू बैठे रहते हैं, क्या करेंगे? आजकल तो पबजी, उस टाइम पबजी नहीं था तो कुछ और खेल रहा होगा, पढ़ता लिखता नहीं था, बहुत नालायक किस्म का था, मतलब पढ़ाई से भागता रहता था ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं आपके आसपास, ठीक, उसमें क्वालिटी होती है, वो पढ़ने में मन नहीं करता, इसका भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो बोला इसको ले जाओ पंजाब घुमा लो। तो इतना बताने का मतलब ये है, पंजाब क्षेत्र की सूबेदारी दे दिया किसको? अकबर के नाम से बैरम खां को। बैरम खां अकबर का संरक्षक बनकर अकबर को लेकर चला पंजाब के क्षेत्र में। ठीक है, आओ भाई पंजाब, आपका ही पंजाब। अब ये पंजाब आए, पंजाब के क्षेत्र में शासन चल ही रहा था। एक दिन इनको खबर सुनाई देती है कि अब्बा जी अब नहीं रहे। अब्बा मतलब वही हुमायूं जिसको हमने पिछले वीडियो में मार दिया था, तो अभी जिंदा किए, क्योंकि ये बताना चाहते थे कि ये इधर आया है। तो एक दिन दीन पनाह की सीढ़ियों पर हुमायूं किताबें पढ़कर अफीम खाता था, आप तो पता है, अफीम खाकर मस्त था, और दीन पनाह की सीढ़ियों से उतर रहा था, और वहीं से गिरा और लुढ़कते 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 नीचे गिरता है और मर जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि उसके सर में चोट लगी थी। और दीन पनाह में दो पुस्तकालय था, एक तो दीन पनाह के नाम से था जिसमें तो हुमायूं पढ़ता था, और एक था शेर ए मंडल जिसमें शेरशाह सूरी पढ़ता था ना। ये दोनों अपनी 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 पुस्तकालय बनवाए थे। और वहीं जहाँ मरे हैं वहीं पुराना किला उसको बोलते हैं, उसी के क्षेत्र में इनको दफना दिया। और जब ये मरे थे तो इनका मकबरा इन्हीं की बीवी थी हाजी बेगम, बेगा बेगम के नाम से जानते हैं, उन्होंने इनका मकबरा बनाया था। इतना तो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, अभी तो रिपीट कर रहे हैं ताकि आप जोड़ पाओ कहानी को। अब जब ये अकबर यहाँ था, हुमायूं यहाँ मर गया, यहाँ देख लो। हुमायूं, इसके पापा हुमायूं थे, माता इसकी हमीदा थी। हुमायूं की जो मृत्यु होती है 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं मर गया। हुमायूं जैसे मरा तो थोड़ा सा अकबर के बारे में बात कर लेते हैं। अकबर का तो जन्म आपको पता ही है, पिछली बार हम बात किए थे। ये 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ था, और ये 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मौत हो जाती है। जब ये मर जाता है तो उसी समय दिल्ली के क्षेत्र में ये था आदिल शाह सूर, आपको याद होगा सरहिंद का युद्ध अगर याद होगा, तो उसी समय ये भाग गया था चोर। ठीक है, जब ये भाग गया था तो उसका एक सेनापति था हेमू। तो हेमू जो है उसने अपने को दिल्ली का बादशाह, उससे पता चला कि अगला शासक एक लड़का है,
छोटा सा बच्चा, अकबर की उम्र कितनी थी, 12-13 साल, आप जानते होगे 13.5 साल की उम्र में राजा बनता है। तो जब उसे ये पता चला कि अगला शासक छोटा सा बच्चा है, तो उससे अच्छा है कि मैं ही अगला शासक बन जाऊं, ठीक है। तो वो जबरदस्ती अपने को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया, आज से दिल्ली का सम्राट मैं और कोई नहीं, ठीक है। तो अपने को जबरदस्ती किसने, हेमू ने, कब, 1556 में अपने को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। और जो सम्राट है उसे पता ही नहीं, नया सम्राट बन गया। जो सम्राट है वो बेचारा कहाँ है, पंजाब के कालानौर में है। उसे बाद में पता चलता है कि अब्बा जी नहीं रहे। अब ट्रेन भी तो नहीं है, जहाज भी नहीं कि आज बैठे सुबह निकल जाए, ठीक है। घोड़े से आना जाना होता था। अभी यहाँ से यहाँ अगर पंजाब से अगर दिल्ली आना हो तो टाइम तो लग जाएगा, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तो लग ही जाएगा। तो 20 दिन में कोई गया होगा, बताया होगा, 20 दिन आने में लगेगा, तो 40 दिन, मतलब 1.5-2 महीने तो खत्म हो जाएगा ऐसे ही। इस 1.5-2 महीने का फायदा उठाया, यहीं पर रह रहा था इसका, इसी का एक सेनापति था, हिंदू सेनापति हेमू। तो हेमू जो है इस क्षेत्र में अपने को राजा घोषित कर देता कि आज से दिल्ली का सिंहासन मेरा है, कोई यहाँ आइएगा मत। और वो जो छोटा सा बच्चा है ना अकबर, उसको बोलो पंजाब में रहे, यहाँ आए ना, आया तो बचेगा नहीं। और वो भूल गया कि जिसके साथ वो छोटा सा बच्चा है ना, खूंखार शेर है, कौन, बैरम खां। बैरम खां के साथ था ना अकबर, तो बैरम खां तो शेर है। अकबर मान लो एक बार कमजोरी पड़ जाए, बैरम खां तो नहीं कमजोर पड़ सकता। ये वही बैरम खां है जिसने हुमायूं को दिल्ली दिलवाया था, क्या अकबर को नहीं दिलवा सकता, सिंपल सी बात है, दिलवा देगा। तो ये बात हुमायूं, हेमू भूल गया, लेकिन हेमू भी कम नहीं था। हेमू इस आदिल शाह सूर या फिर सूर शासकों की तरफ से 24 लड़ाइयां लड़ा था, ध्यान रखना, 24 लड़ाइयां लड़ा था, जिसमें से 22 जीता था। इसका भी रेसी बड़ी जबरदस्त थी। अब सोचो कोई 24 लड़ाइयां लड़े और 22 जीत जाए, तो हल्के में तो नहीं ले सकते ना। अब ये भी बहुत ताकतवर था, और ये तो कम था ही नहीं, ये भी ताकतवरों का ताकतवर था। तो ये हेमू जो है अपने को जब दिल्ली का बादशाह घोषित करता है, तो बोलता है आज से दिल्ली का बादशाह मैं, किसी को कोई तकलीफ हो तो आकर मुझसे मिले, मैं उसकी तकलीफ दूर कर दूंगा। तो ये लोग भी बोले चल देखते हो तकलीफ दूर कर रहा है। तो ये दोनों भी चल दिए, भाई लेना है अपना बाप का हिस्सा है, कैसे ये ले जा सकता है। अब हेमू की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, हेमू के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो हेमू है ना, ये हरियाणा से संबंधित, हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित है, रेवाड़ी खानदान घराने से संबंधित है। इसके पापा व्यापारी थे, ठीक है। ये अनाजों का व्यापार करता था। तो हेमू और हेमू के पापा व्यापार करते थे, चीजें लाकर बेचते थे, खासकर शेरशाह सूरी। 1501 में तो पैदा हुआ था ये हेमू। तो इस अपने पापा के साथ इस अनाज बेचता था और पोटेशियम नाइट्रेट बेचता था। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग उस टाइम बारूद बनाने में होता था। तो ये बारूद बनाने में इसका उपयोग होता था। तो ये लाकर किसको देता था जानते हैं आप, शेरशाह सूरी को देता था। क्योंकि उस टाइम जब हुमायूं भाग गया था दिल्ली छोड़ के, 1540 में गद्दी छोड़ के मतलब भाग गया था, तो उस टाइम तो यही शेरशाह सूरी तो दिल्ली में था। तो ये उसको अनाज देता था और पोटेशियम नाइट्रेट देता था। तो धीरे धीरे हेमू की पहचान बन गई सूर्यवंश के शासकों से, और धीरे धीरे अपनी योग्यता के बल पर उनका सेनापति बना और उनका विश्वास जीता कि मैं बहुत योग्य हूँ, और सच में योग्य था, जहां भी जाता जीत कर आता था। तो इसलिए इन लोगों का भरोसा इस पर बढ़ गया। ये जो आदिल शाह सूर था, नालायक था, इसके अंदर एक भी क्वालिटी नहीं थी राजा की। तो सिंपल सी बात है, जब राजा नालायक होता है ना, सेनापति उसका फायदा उठा लेता है। तो यही फायदा उठाया था हेमू। बाद में ये खुद को अपनों को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। अब हेमू दिल्ली की गद्दी पे बैठा है। दूसरी बात यही समझ लीजिएगा, ये जो बैरम खां है, बैरम खां, बैरम खां की बीबी है सलीमा बेगम, निहायत ही खूबसूरत, मल्लिकाए हुस्न बोल सकते हो। अब सोचिएगा ध्यान से, बैरम खां लगभग 40-42 साल का है, 42 के, हाँ 45 के आसपास का है। और उसकी जो बीबी है सलीमा बेगम, मुश्किल से होगी 15-20 साल की, 20-25-22 साल की, 20-22 साल की, बहुत खूबसूरत थी। और अकबर चुपके चुपके उसको ऐसे देखता रहता था, देखता रहता था। बैरम खां से मिलने जाता था ना, तो बैरम खां से मिलने के बजाय उसकी बीवी से ही मिल लेता था। मतलब अकबर धीरे 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 सलीमा के प्रति आकर्षित हो रहा था। छोटा सा अकबर, 15-16 साल का अकबर 22 साल की सलीमा के पीछे पड़ा हुआ था। 32 साल 40 साल का बैरम खां जान नहीं पाया, ठीक है। ये लव स्टोरी बड़ी पुरानी चल रही थी इन लोगों की, लेकिन बस कोई जान नहीं पा रहा था। बैरम खां सोचे कि मैं तो दादा हूँ, तो वो इसकी दादी हो जाएगी, उससे क्या पता कि कुछ और समझ के बैठा हुआ है। तो ये कहानी बाद में देखते हैं क्या होता है, पहले इधर देखते हैं। बैरम खां अकबर को लेकर चलता है, चल तुझे दिल्ली दिलवाऊंगा, जैसे तेरे पापा को दिलवाया था वैसे तुझको दिलवाऊंगा, देखते हैं कैसे नहीं देता है। तो ये सेना लेकर चलता है। अब आपको पता होगा दिल्ली के पास हरियाणा, हरियाणा के पास पानीपत, पानीपत के मैदान में इधर से बैरम खां की सेना अकबर के संरक्षक में, और इधर से
हेमू की सेना, हेमू का नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसने 22 लड़ाइयाँ 24 लड़ाइयाँ लड़ी है जिसमें से 22 जीती है। और ये भारतीय इतिहास का अंतिम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्यों की संख्या कुल 14 विक्रमादित्य हुए भारतीय इतिहास में। देखो, जो मुस्लिम शासक होते हैं मुस्लिम उपाधि धारण करते हैं, हिंदू शासक हिंदू उपाधि धारण करेंगे। तो ये तो हिंदू शासक था, तो विक्रमादित्य का उपाधि धारण करेगा, सिंपल सी बात है। तो कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, जिसमें से सबसे अंतिम विक्रमादित्य हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर हेमराज या फिर हेमू था। ठीक है। और ये सबसे विख्यात, और इसमें जो सबसे विख्यात विक्रमादित्य वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जिनकी पुत्री प्रभावती गुप्ता याद होगा, तो वो सबसे विख्यात विक्रमादित्य थे। लेकिन 14वां विक्रमादित्य कौन है? हेमू है। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो ये भी दिल्ली पे बैठा हुआ है। अब जैसे ही ये लेकर अपनी सेना पंजाब से, सुनिएगा, जैसे पता चला कि हुमायूं मर गया है, उसी समय बैरम खां अकबर का राज्याभिषेक यहीं पंजाब के कालानौर क्षेत्र में कर देता है कि आज से बेटा तुम राजा और मैं तुम्हारा संरक्षक। बैरम खां जानता था कि राजा तो मैं ही बाद में बनूंगा, छोटा सा बच्चा क्या बनेगा। लेकिन वो उस टाइम जनता तो यही जानती थी कि राजा अब अकबर बनेगा। लेकिन यहाँ जबरदस्ती अपने को राजा घोषित कर दिया हेमू ने। अकबर अभी यहाँ है, कहानी समझिए, बस सब याद हो जाएगा। अकबर अभी पंजाब में है, हेमू दिल्ली में अपने को राजा घोषित कर दिया। और बैरम खां इस चक्कर में है कि छोटा सा अकबर है, इसको मार के कल को मैं ही राजा बन जाऊंगा। तो बैरम खां अपने चक्कर में, तीन तीन लोग चक्कर में लगे हैं, अकबर अलग से, बैरम खां अलग से, हेमू अलग से। ये यहाँ अपना राज्याभिषेक करवाता है अकबर, ध्यान रखना, मुगल वंश का पहला शासक है ये जो 2 बार राज्याभिषेक करवाएगा। एक तो पंजाब में करवाएगा, दोबारा जब यहाँ आएगा, यहाँ की लड़ाई जीतेगा, तब फिर से राज्याभिषेक करवाएगा। तो ये जो है बैरम खां के साथ आता है पानीपत के मैदान में, 1556 में पानीपत के मैदान में पहुंचता है। अब देखिए, जब ये अपनी सेना लेकर चला पानीपत के मैदान में, तो उसके पहले थोड़ी सी कहानी समझिए। मरा कब ये हुमायूं मरा है 24 जनवरी 1556 को। ठीक है, लड़ाई भी 1556 में ही होगी। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मौत होती है। जस्ट 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, ठीक है, 14 फरवरी 1556 को अकबर अपना राज्याभिषेक करवा लेता है वहीं पंजाब में। ठीक है, राज्याभिषेक करवा के चल देता है। और लड़ाई के लिए चलता है क्योंकि दिल्ली में कोई और बैठा है, अगर दिल्ली में कोई और नहीं बैठा होता डायरेक्ट आके राजा बन जाता, लेकिन बैठा हेमू है, लड़ाई करना पड़ेगा। तो लड़ाई होती है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 में, नवंबर का महीना, ठंडी के महीने में ही इसने राज्याभिषेक करवाया। ठंडी के महीने लड़ाई लड़ने जा रहे, ठंडी नवंबर में ठंडी आ ही जाती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को होता है, जिसमें हेमू और ये बैरम खां की सेना आमने सामने थी, जिसमें अकबर राजा के नाम पे लड़ रहा था। ध्यान रखना, इस युद्ध में हेमू खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, और अपनी सेना को एकदम बढ़ा चढ़ा के आगे पहुंचा रहा था। जबकि मेन लड़ाई से बैरम खां और अकबर काफी दूर थे, उनकी सेना आगे थी और लड़ाई भयंकर हुई। लड़ते 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 आखिर बात ये हुई कि धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे कमजोर होते गए, मतलब कि बैरम खां की सेना कमजोर होती गई। हेमू हावी हो रहा था, हेमू का एक्यूरेसी भी जबरदस्त था, 24 में 22 जीता हुआ था। तो धीरे धीरे बैरम खां की सेना कमजोर हो रही थी। इसी दौरान एक तीर तेजी से निकलते हुए बैरम खां की आंख में, हेमू की आंख में घुस गया। हेमू की आंख में घुस गया। तो तीर का मतलब केवल तीर मत समझिएगा कि केवल तीर है। पहले जो तीर बनते थे ना, तीर की नोक पर बिच्छू के, सांप के जहर लगाए जाते थे, ताकि अगर शरीर में ये तीर थोड़ा सा भी घुसे ना तो उसका जहर फैल जाए और इससे इंसान मर जाए। तो उस तीर की नोक में जहर था और तीर आंख में घुसी तो बहुत अंदर तक चली गई। और हेमू इतना बहादुर था, तुरंत ऐसे तीर पकड़ा और ऐसे खींच के निकाल दिया। खींच के निकाला ना तो उसकी आंख भी ये वाली बाहर निकल आई। फिर भी इतना हिम्मत करके वो लड़ते हुए, आंख निकल आई है फिर भी वो लड़ रहा है। ठीक है, और लड़ते हुए वो सामने आ गया। वो लड़ाई जब बहुत तगड़ी होने लगी तो अब अंदर जहर चला गया था, जहर धीरे धीरे फैल रहा था। फैलते फैलते स्थिति ये हुई कि हेमू बेहोश हो गया। बेहोश हो गया, हाथी के हौदे पर बैठा हुआ था, उसी पर से अचानक से लुढ़कते हुए गिरा नीचे, धड़ाम से नीचे गिरा। तो बेहोशी की हालत में बैरम खां के सैनिकों ने उसे गिरफ्तार किया और ले जाकर बैरम खां के सामने पटक दिया कि लो। जैसे ही हेमू हौदे पर से, हाथी के हौदा जिसपे बैठ के लड़ाई लड़ रहे थे उस पर गिरता है, वैसे ही हेमू की सेना में भगदड़ मच गई। अरे राजा मारा गया, राजा मारा गया। अब राजा ही तो सब कुछ, नेतृत्व वही कर रहा था, अगर वही मारा गया सिंपल सी बात है, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। तो भगदड़ मच गई, तो सब लोग सेना भाग गई। सिंपल सी बात है, बैरम खां जीत जाएगा। बैरम खां के सामने हेमू को ले जाया गया और
बैरम खां ने पहले तो अकबर से बोला कि आप इसका गर्दन काटो, काफिरों का वध करो आप। अकबर ने मना किया, छोटा बच्चा था उस टाइम, वो 13.5 साल का था ही। तो हेमू ने खुद ही उसका गर्दन काट दिया और कहा कि गाजी का मर्तबा रखते हैं। तो याद रखना, गाजी का मर्तबा वही लोग रखते हैं जो काफिरों का वध करते थे उस टाइम। काफिरों का मतलब गैर मुसलमानों का वध करते थे, तो ये मर्तबा रखते थे। और यही मर्तबा बाबर भी रखता था, याद होगा। यही मर्तबा हुमायूं के नाम पे भी ठोका गया था, याद होगा आपको। तो जैसे ही युद्ध जीतते हैं तो उस टाइम अकबर बहुत खुश होता है, अरे वाह, तुम आपने तो मुझे गद्दी दिला दी, आप तो खान ए खाना हो। तो खान ए खाना का उपाधि मिलता है किसको? इसको, बैरम खां को। कौन देता है? अकबर देता है। तो बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि यही पानीपत का युद्ध जीतने के बाद अकबर देता है। और जैसे ही यह जीतता है और यह उपाधि पाता है, ध्यान रखना, इसी बैरम खां का एक बच्चा है, उसका नाम है रहीम। तो रहीम जो है, रहीम बैरम खां का बच्चा है। और रहीम को अगर उनके अब्बा को खान ए खाना कहेंगे तो रहीम को भी खान ए खाना कहेंगे। तो आप सुने होंगे, पढ़ते होंगे, अब्दुल रहीम खान ए खाना, सुने हो ना। तो खान ए खाना की उपाधि है, अपने अब्बा की उपाधि ये जोड़े हुए हैं, जो कि इनको मिला था पानीपत की लड़ाई के बाद। तो वही उपाधि रहीम साहब भी जोड़ते हैं। और ये रहीम बैरम खां के बच्चे हैं। और ये वही रहीम है जो कविताएं लिखते थे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुज, सुने होगे। तो ये वही रहीम है जो अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे। ये बैरम खां के बेटे हैं, ठीक है। अब यह युद्ध जीत गया, यह युद्ध जीत गया तो अब दिल्ली पर आ गया कौन? अकबर। अकबर दिल्ली का राजा। 1556 से अकबर दिल्ली का राजा, फिर से अपना राज्याभिषेक करवा लिया। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक तो पंजाब में, दूसरा दिल्ली में। जब ये दिल्ली में राज्याभिषेक करवा लिया तो दिल्ली में राज्य करने लगा। तो दिल्ली से इसके 2 संरक्षक थे। देखो, हुमायूं को ये बात पता था, आपको याद होगा, हुमायूं ने जब काबुल पे आक्रमण किया था, जब उसे फारस के शासक को देना था, पिछली वीडियो में बताए थे, तो उसने कहा था कि फारस शासक ने कहा था मुझे काबुल चाहिए। तो काबुल था हुमायूं के भाई कामरान के पास। तो हुमायूं ने कामरान से मांगा था, ये काबुल का क्षेत्र यहाँ था, याद होगा आपको। तो काबुल को मांगा था फारस के शासक ने, किससे? हुमायूं से। तो हुमायूं ने अपने भाई, उसके भाई कामरान के पास उस टाइम काबुल था। तो हुमायूं ने अपने भाई कामरान से कहा था कि मुझे काबुल दे दो, मुझे जरूरत है। तो कामरान ने देने से मना कर दिया था, याद है, काबुल और कांधार। तो हुमायूं ने यहाँ पर घेराबंदी की थी और इसको तोपों से उड़ाने जा रहा था। तो किसको? इस किले को, काबुल के किले को। अगर काबुल के किले को तोप से उड़ा देता, काबुल जीत जाता। तो इसी दौरान इसी काबुल के किले से अकबर को लटकाया गया था, मैंने पिछली बार बताया था, ठीक है। तो उस समय बहुत गोला बारूदी हुई थी, जिसमें अकबर बच गया था। तो हुमायूं को ये डर था कि मेरा एक ही बेटा है, आज जैसे उस दिन लटकाए थे लोग, उसी किसी दिन फिर किडनैप करके मार दें, इसलिए इसका कोई संरक्षक तो होना चाहिए, इसका बॉडीगार्ड तो कोई होना चाहिए। कल को मैं मर जाऊंगा तो कौन इनकी देख रेख करेगा। तो इसीलिए अकबर की संरक्षण के लिए 2 आदमी थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। अकबर के संरक्षण के लिए हुमायूं ने 2 आदमी को नियुक्त किया। एक तो ये बैरम खां था, बैरम खां जो कि खुद हुमायूं का भी संरक्षक था। और दूसरा कौन था? माहम अनंगा। माहम अनंगा। माहम अनंगा राजपूतों से संबंधित मानी जाती हैं और बहुत कट्टर महिला थी। और पूरा मुगल शासन इनका दबदबा चलता था, माहम अनंगा का। और इनका बैरम खां का भी चलता था। बैरम खां मीर बख्श मतलब कि एक प्रकार से सैन्य प्रमुख थे, पूरा सेना का मुख्य सेनापति यही थे, यही अकबर को सारा निर्देश देते थे, ठीक। दूसरा थी बैरम खां, राज्य के अंदर राजकाज में क्या होने वाला है उस पे इनका कंट्रोल था। तो अलग अलग विभागों में दोनों का कंट्रोल था। लेकिन अब जैसे 2 आदमी एक ही आदमी के संरक्षक हो, तो वो चाहता है ना कि कुछ चाहे, तो दोनों चाहते हैं कि ये मुझे ज़्यादा माने, ये जो मुझे ज़्यादा माने। बैरम खां चाहता था कि अकबर मेरे बातों को ज़्यादा सुने और मेरी बातों को ज़्यादा माने। महामनंगा चाहते थे कि मेरी बातों को ज़्यादा माने। अब इस बात को लेकर दोनों में तनातनी चलती रहती थी, अकबर और बैरम खां, सॉरी, महामनंगा और बैरम खां से। कि बैरम खां अक्सर अकबर को बैरम खां अकबर को महामनंगा से दूर रखता था और महामनंगा अकबर को बैरम खां से दूर रखती थी। दोनों अपने अपने जुआड़ में फिट रहते थे, किसी तरीके से अकबर को अपने पास मिला लिया जाए, क्योंकि यही राजा है, जो होगा यही करेगा। अब इसीलिए बैरम खां और महामनंगा में तनातनी चलती रहती थी। तो अकबर बैरम खां की बातें ज्यादा सुनता था, इनकी थोड़ी सी कम सुनता था। अब ये मानती भी नहीं थी, मतलब कि इनको चाहिए, ये चाहती थी कि अकबर मेरी बातें माने, लेकिन अकबर उनकी बातें मानता था। तो अकबर, अभी सुनो, जब 1556 में अकबर राजा बनता है, 13.5-14 साल का उम्र था। और 1560 आते आते अकबर की उम्र हो जाएगी 17-18 साल ना, 17-18 साल।
जवानी के पल हैं, जानते हो आप, हार्मोन्स खूब बनते हैं, ठीक है। और इस समय मेल बॉडी फीमेल बॉडी की तरफ, फीमेल बॉडी मेल बॉडी की तरफ खूब आकर्षित होती है। और महामनंगा को ये बात पता थी कि अकबर के अंदर इस टाइम हार्मोन्स बन रहे हैं, अगर हार्मोन्स को अपनी तरफ मोड़ लिया जाए तो आराम से बैरम खां को मात दिया जा सकता है। महामनंगा दूसरा गेम खेलने लगी। तो महामनंगा अब अकबर को, खुद तो बूढ़ी थी और माँ थी उसकी, तो अकबर खुद तो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ चाल तो चल ही सकती थी। तो याद रखना, महामनंगा अकबर की दाई माँ थी, मतलब कि सगी माँ नहीं थी। सगी माँ तो हमीदा बानो थी, ये दाई माँ थी। ये पाल पोस कर बड़ी की थी जब हुमायूं अपने निर्वासन में था, ठीक है, जब हुमायूं लड़ाइयाँ लड़ रहा था तो उस टाइम। तो अकबर की दूसरी माँ बोल सकते हो ये। तो ये एक चाल चली। इस महामनंगा की एक बेटी थी, नाम था जीजी बेगम। जीजी बेगम, जीजी बेगम बड़ी मस्त थी। मस्त का मतलब बड़ी खूबसूरत थी, ठीक है। और ध्यान रखना, और जो ये बैरम खां की बीवी हैं, क्या नाम था बैरम खां की बीवी का, अभी बताते हैं, पहले इनको देखो। सलीमा बेगम नाम था इनका, सलीमा बेगम। ये भी जबरदस्त थी, ये भी जबरदस्त थी, खूबसूरत। राज घराने की महिलाएं हल्के में थोड़ी ले सकते हैं। ये भी तो अकबर तभी तो फिदा था इनके ऊपर। लेकिन ये जिज्जी बेगम जो थी, ये माहम अनंगा की बेटी थी। और इन्हीं का एक बेटा था आदम खां। आदम खां बहुत गुस्सैल स्वभाव का था, और अकबर ने इसको ही मारा था। अकबर ने आदम खां को मार दिया था। इसका मकबरा आपको आगरा में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जीजी बेगम जो है, एक दिन बोलती है, ये महामनंगा की बेटी, ये जो बैरम खां है ना, ये अकबर को अपनी तरफ मिलाए रहता है। अब अकबर को अपनी तरफ लाना है, थोड़ी सी इसको सेट कर, तू सेट कर। जीजी बेगम बोलती, मम्मी चिंता मत करो, ये मेरे बाएं हाथ का खेल, ये बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। इसको तो मैं 2 मिनट में सेट करूंगी अकबर को। तो अकबर अपने राजघराने में बैठा, 16-17 साल का अकबर है, हार्मोन्स खूब बने हुए हैं, जानते हो। अब अपने घराने में बैठा है, राजघराने में बैठा है। राजघराने की कोई बातें चल रही होगी, जीतने की, कहीं पर कुछ घटनाएं हुई होगी कि राज्य में कैसे प्रशासन करना है, कहाँ लड़ाई लड़ना है, ये तमाम बातें चल रही होगी। ऐसे में जीजी बेगम सज धज के एकदम, वो गाना है सज धज के टसन में रहना सज धज के एकदम छन 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 करते हुए बगल से गुजर जाती। अकबर का दिमाग भटक जाता। मैंने कहा, अरे अकबर इधर देखे यार, तू उधर क्यों देख रहा है। फिर उधर नहीं दिखता, फिर काम दिख रहा था, काम करने लगता। फिर से बगल से जीजी बेगम, फिर से एक बार, फिर दूसरा कपड़ा पहन के आ जाते। ऐसे तीसरा कपड़ा, घंटे भर में 10-10 कपड़े बदल के उनके बगल से गुजर जाते, एकदम से फैशन करके, ये बाल वगैरह ऐसे बना बना के। अकबर देखता, मस्त हो जाता, अरे वाह कितनी खूबसूरत है। बैरम खां बोलता, बे नालायक, इधर ध्यान दे इधर ध्यान दे, ये युद्ध देखना है, जीतना है कि तुझे उसके चक्कर में पड़ा हुआ है। तो बैरम खां अब परेशान हो गया। बैरम खां इससे परेशान हो गया कि जो जीजी बेगम है, जीजी बेगम इसके सारे किए किराए पे पानी फेर रही है। और जीजी बेगम किसके कहने पे आई है, महामनंगा के चक्कर में आई है। महामनंगा ने तो उसे बोला था कि इसको, अकबर को उसकी तरफ से हटाओ। तो अब बैरम खां, अब आप ही सोचो, कुछ किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात बतिया रहे हो और वो किसी और को देख रहा है, ऐसे बुरा नहीं लगेगा, थप्पड़ लगाने का मन करता है। अब मैं आपको क्लास बता रहा हूँ, और मैं आपको क्लास में कुछ लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और आप किसी और को इधर उधर देख रहे हो, तो गुस्सा नहीं लगेगा, लगेगा ना। बस वही गुस्सा यहाँ लग रहा था बैरम खां को, लेकिन बेचारा बर्दाश्त किया था। एक दिन एक दिन की बात है, अकबर को कुछ विशेष बात हो रही थी बैरम खां से, और ऐसे में जीजी बेगम एकदम से, क्या बताए, कयामत हो लग रही थी उस टाइम, एकदम से उनके सामने से गुजर गई। अब अकबर देखा तो देखता ही रह गया, ऐसे ऐसे। बैरम खां बोला, अबे नालायक इधर देख ले, लेकिन वो देख ही नहीं रहा है। तो बैरम खां जो है अकबर से बोलता है, ऐसा है, आज से तुम अपना राजकाज देखो, मुझे नहीं चाहिए, चलो अपना देखो, मैं जा रहा हूँ। बैरम खां उससे झगड़ा हो जाता है, चला जाता है, छोटी सी झड़प हो जाती है। इसके बाद आप सुनोगे तिलवाड़ा का युद्ध भी होता है। युद्ध नहीं था वो, छोटी सी झड़प थी बैरम खां से और अकबर से। बैरम खां बोला कि जब तुम्हें नहीं राज चलाना है तो मुझे दे दो, तुम्हें नहीं राज चलाना है तो मुझे दे दो, और मजा करो जो ये देख रहे हो, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो जीजी बेगम है, जीजी बेगम और माहम अनंगा और लगभग 1 लाख महिलाएं, 1 लाख महिलाएं हरम में थी। हरम वो होता है जब राजा कहीं आक्रमण करता था तो वहां से ढेर सारी महिलाएं उठा लाता था, जो उसको अच्छी लगती थी, उसको हरम में रखता था। कभी मन करेगा, मन बहलाने के लिए उनसे मिलने चला जाता था। तो ये हरम में जीजी बेगम भी थी, और मतलब जीजी बेगम हरम की प्रमुख थी, और बाकी और भी महिलाएं थी। अकबर को उधर ही मोड़ देते थे कि भाई तुम हरम में रहा करो।
हरम में रहा करोगे तो हरम की बातें सीखोगे, महिलाओं की बातें सीखोगे, महिलाएं जैसे रहती हैं महिलाओं की तरह तौर तरीके सीखोगे, उनका रहन सहन सीखोगे, उनकी बातें सीखोगे, जैसे वो उनका व्यवहार है वो सीखोगे, इधर की बातें उधर लगाना, उधर की बातें उधर लगाना, ये चुगली करना, ये सब तुमको आने लगेगा। ठीक है, तो यही ये लोग चाहते थे कि अकबर यही करे, क्योंकि राज प्रशासन वो अपने बेटे को देना चाहते थे, अदम खां को। दूसरा ये बैरम खां भी था, ये भी चाहता था मुझे भी राज प्रशासन चाहिए। तो राज प्रशासन के लिए तो ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन मेन चाहिए अकबर को। अकबर जिसकी तरफ हो जाएगा उसी का पलड़ा भारी हो जाएगा। तो इसीलिए बैरम खां इससे रुष्ट होकर चला जाता है, और बाद में लड़ाई भी होती है, छोटी सी झड़प होती है, तिलवाड़ा का युद्ध होता है, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है तिलवाड़ा। तो उसके बाद बैरम खां बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अकबर बोल रहा है कि रह लो मेरे भाई बैरम खां, गलती हो गई मुझसे। तो एक दिन की बात है, वो 1561 के आसपास की बात है। ये अकबर को समझ में आता है कि ये इसमें कुछ नहीं रखा है, इस जीजी बेगम में ये जो 1 लाख महिलाएं हैं, ये जो हरम है, हरम और इनमें कुछ नहीं है। असली मजा तो राज्य प्रशासन को बड़ा करने में, देश में अपना नाम करने में है। ठीक है, तो इससे वो मुक्त होता है, इससे छोड़ देता है, और वो भागता है बैरम खां के पास कि वापस आ जाओ, एक बार फिर से आप मेरे मुखिया बन जाओ और मुझे प्रशासन करना है। बैरम खां बोला कि बस अब नहीं, आपके साथ नहीं रहूंगा। तो छोटी सी झड़प हुई थी, मैंने बताया था, तिलवाड़ा का युद्ध होता है इससे, बैरम खां से और अकबर से। उसके बाद अकबर जो है बैरम खां को कुछ निर्देश देता है कि या तो आप मेरे सलाहकार बन जाओ, पहला कंडीशन। दूसरा, या तो चंदेरी मेरे कंट्रोल में, चंदेरी मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना, चंदेरी मेरे कंट्रोल में है, आप चंदेरी के स्वतंत्र शासक बन जाओ, मैं वहां नहीं आऊंगा। दूसरा, या तो आप मक्का की राह पर तशरीफ ले जाओ, आप मक्का चले जाओ, बहुत लड़ लिए आप, अब थोड़ी देर आराम कर लो, मक्का चले जाओ, भगवान की अल्लाह की राह पर चले जाओ। तो बैरम खां को तीसरा रास्ता अच्छा लगा, तो बैरम खां निकल लिया मक्का की राह पर। मक्का आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है, इधर पश्चिम दिशा पड़ता है ना। तो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर वीर सिंह मुंदेला नाम का एक आदमी ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? बैरम खां की। और बैरम खां की जब हत्या हुई तब अकबर का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि अकबर का रास्ता था कौन? सलीमा बेगम। निहायत ही खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। और ये जब देखता ना, बैरम खां से मिलने जाता ना, तो उसी को देखता रहता अकबर। तो जब अकबर का रास्ता साफ हो गया तो वो सलीमा बानो से बोला कि चलो, तुम्हारे पति तो रहे नहीं, अब आ जाओ, मुझसे शादी कर लो। प्रपोज किया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों की शादी हो गई। ध्यान रखना, इस टाइम सलीमा बेगम के पास एक बच्चा है, ये रहीम, 5 साल का था। 1561 में बैरम खां की मौत होती है। 1561 में बैरम खां की जब मौत होती है गुजरात के पाटन नामक स्थान पर, उस टाइम ये 5 साल का था। कौन? रहीम। अब सोचिएगा, 1556 में जब अकबर राजा बनता है तो उस समय अकबर की उम्र 13.5 या 14 साल थी, 14 साल मान चलो, 14 साल का अकबर 1556 में। तो 1556, 561, 1561 में बैरम खां की मौत होती है, तो 5 जोड़ दो उसके 14 साल में, 14 5 19, मतलब 18-19 साल का हो गया है अकबर। ठीक है, 18-19 साल का अकबर और 25-26 साल की ये सलीमा बेगम, इससे शादी करता है और 5 साल का बच्चा गिफ्ट मिल जाता है। गिफ्ट मतलब बैरम खां का प्रोडक्ट है ये ना, अकबर का प्रोडक्ट थोड़ी है। तो ये ये जो था रहीम जो था, गिफ्ट मिल गया, बोला कि आज से तुम्हारा बेटा मेरा बेटा, तुम मेरी हो। ठीक है, और शादी कर लेता है किससे? सलीमा बेगम। बताया था कि महामनंगा काफी परेशान थे कि अकबर उनकी बात माने, लेकिन अकबर उनकी बात नहीं मान रहा था। तो वो एक चाल चलती हैं, वो ये चाल चलती हैं कि अपनी बेटी को वो उस अकबर के बैरम खां के खिलाफ एक प्रकार से षड्यंत्र के रूप में यूज करती हैं, अपनी बेटी को उसमें यूज करती हैं कि इस अपनी बेटी के भरोसे मैं अकबर को अपनी तरफ मोड़ूंगी। तो उनकी बेटी का नाम तो बताया, जीजी बेगम थी। तो जीजी बेगम जो है धीरे धीरे अकबर को अपनी तरफ मोड़ रही थी। दिन भर खूब सज भज के ऐसे ऐसे तैयार होकर पहुंच जाती है अकबर के पास, और अकबर के सामने से गुजर जाती, धीरे धीरे गुजर जाती। अब अकबर राजकाज में मस्त है, तभी उसकी निगाह उस पर पड़ जाती, उधर उधर पड़ जाती, तो उससे देखता रहता। पूरा दरबार अकबर को दिख रहा है, अकबर उसको दिख रहा है। उसके बाद चली जाती, 10 मिनट बीता नहीं, फिर से नया कपड़ा पहन के दूसरा पहन के फिर से आ जाती, फिर बगल से निकल जाती, अकबर फिर उसको देखने लगा। ये राज दरबार में क्या हो रहा था? पूरा दरबार ही बैठ के अकबर से बात कर रहे थे कि साम्राज्य को कैसे आगे बढ़ाएं, साम्राज्य को कैसे आगे बढ़ाएं। तो अकबर किसी और को देख रहा है, वो कैसे आगे बढ़ी जा रही, वो कैसे आगे बढ़ी जा रही। तो वो दिन भर ऐसे आती, अकबर के पास से निकल जाती जीजी बेगम। धीरे धीरे अकबर उस पर मोहित होने लगा। तो बैरम खां को बात बुरा लगता था कि मैं इतनी मेहनत से राजकाज संभालने की बात सिखा रहा हूँ और ये कहीं और दिमाग लगाए पड़ा है। याद है ना,
आपके भी जीवन में ऐसा अक्सर होता रहता है। आप पढ़ रहे होते हो, कोई बगल से एकदम से स्मार्ट से आके बगल में बैठ जाए, फिर दिमाग एकदम उधर ही लगा रहता है, ये कितनी अच्छी लग रही, कितनी ऑसम है यार। ऐसा होता रहता है, मतलब दिमाग में आता रहता है कि अरे ये तो कयामत है। अब कयामत जब दिमाग घूम रहा है तो पढ़ाई क्या होगी। वैसे ही हाल अकबर का था। अकबर के दिमाग में ये घूम रहा है, अरे वाह यार जीजी बेगम क्या मस्त है, कितनी अच्छी लग रही है। और बैरम खां आगे समझा, अबे नालायक इधर देख ले, ये राजकाज समझ ले। लेकिन उसका दिमाग वहीं लगा है। धीरे धीरे अकबर बैरम खां में मनमुटाव बढ़ने लगा। समझाते समझाते वो थक गया था, तो मनमुटाव बढ़ने लगा। तो बैरम खां बोला, ऐसा है तुम अपना राजकाज देखो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। बैरम खां सोचा जब ये यही करेगा, उससे अच्छा मैं ही राज्य संभालूं। तो वो छोड़ के चला जाता है। और बाद में अकबर और बैरम खां से झड़प होती है छोटी सी। वो जो झड़प होती है उसे बोलते हैं तिलवाड़ा का युद्ध। उसी युद्ध में बैरम खां हार भी जाता है। राजस्थान के आसपास बाड़मेर में युद्ध हुआ था, तिलवाड़ा का युद्ध। तब जाकर बैरम खां मानता है कि ठीक है भाई अकबर, तुम्हारा राज्य तुम संभालो, मुझे नहीं संभालना है। तो वहीं अकबर कहता है कि ऐसा है, या तो आप मेरे सलाहकर्ता बन जाओ, मुझे सलाह देने वाले, या चंदेरी मेरी एक रियासत है, उसको ले लो, आप चलाओ, स्वतंत्र शासक बन जाओ, या मक्का की राह पर निकल जाओ। तो बैरम खां बोलता है कि ऐसा है, मक्का वाली राह ही अच्छी है, मुझे मक्का जाने दो। मुझे अब ये तुम्हारा ये रोज का नाटक नहीं देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ कुछ समझा रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग वहाँ, अब मैं आपको पढ़ाता रहूँ और आप बगल में किसी और को ताड़ते रहो, देखते रहो, तो बुरा तो लगेगा ना। सिंपल सी बात है कि मैं ये इतनी अच्छी से कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है। बस वही चीज़ यहाँ भी था, ये कुछ और बताता था, उसका दिमाग कहीं और लगा रहता था, इसीलिए उसे गुस्सा लगे थे, इसलिए उसने छोड़ दिया था। बाद में समझौता होता है, उसके बाद वो चला जाता है कहाँ, मक्का। जब बैरम खां मक्का जाने लगता है तो रास्ते में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर एक आदमी उसकी हत्या कर देता है। मैंने अभी नाम बताया आपको। जब उसकी हत्या हो जाती है तब अकबर को एक मौका और मिल जाता है। उसकी बीवी सलीमा बेगम से शादी कर लेता है। और जब सलीमा बीवी से शादी कर लेता है तो उसका एक बच्चा था रहीम, उसको गिफ्ट में पा जाता है। और गिफ्ट में पा गया तो अब उसको एक बच्चा शादी के पहले से, मतलब शादी किया, उसके बाद बच्चा भी एक दहेज में गिफ्ट मिल गया। उसके बाद ये राजकाज चलाने लगा। और ये जब 60 से 62, देखो 60 तक बैरम खां था, 60 के बाद बैरम खां छोड़ के चला जाता है इसको। 61 में बैरम खां की मौत हो जाती है, अभी कहानी बताए थे आपको। लेकिन जब 61 मर जाता है, 60 के बाद जब बैरम खां यहाँ से चला जाता है, 60 से 62 तक महा अनंगा का संरक्षण था और जिज्जी बेगम का, ये दोनों कंट्रोल में रखे थे। तो इस समय का शासन को बोलते हैं, 60 से 62 के समय को पेटीकोट शासन। याद रखना, इतिहास में से पेटीकोट शासन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। पेटीकोट शासन क्या है? 60 से 62 का समय वो समय जब अकबर के ऊपर जिज्जी बेगम महामनंगा का साया था। उसके बाद 62 में अकबर इससे खुद को आजाद करता है और स्वतंत्र शासक करने लगता है। ठीक है, आगे कहानी और रोचक है भी, अकबर के बारे में बहुत कुछ बताना है। ये तो अभी छोटा सा इंट्रो था, थोड़ा सा इंट्रो हो जाए अकबर को, हम शुरू कर लें। उसके बाद अकबर को अंदर घुस के डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आए आप कर पाओ। ये कहानी बस जोड़ लेना, जो आज बताए हैं इस कहानी को आपस में जोड़ देना, तब जब आगे की कहानी जोड़ेंगे, युद्धों का जोड़ेंगे, तो आराम से सब याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।